हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुणाल सर और आज के सेशन में वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स। तो जो भी 72nd बीपीएससी को लेकर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं और वहां से जो क्वेश्चन आ सकती हैं, आज हम उसको डिकोड करेंगे। तो मैं बेसिकली पॉलिटी एंड आईआर, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की जो भी करंट अफेयर्स पिछले 1.5 वर्षों में 2 वर्षों में आई हैं, उनको मैं डिकोड करने जा रहा हूं। और बाकी का जो आपका बचा हुआ सब्जेक्ट है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, इन सभी करंट अफेयर्स से जो जो क्वेश्चंस आएंगे, इसको लेकर बेसिकली श्याम सर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर की। भाई ऐसा है कि जो पहली क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों, पहला क्वेश्चन है, अ रिसेंट न्यूज हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म इंडियाज ब्यूरोक्रेसी। It discussed the issues such as frequent transfer of IAS officers, lack of specialization, corruption, outdated promotion practices, and increasing use of lateral entry into government positions. अब ये कह रहा है कि जो ऊपर में सारी चीजें जो डिस्कशंस की गई हैं, बेसिकली वो कौन सी रिफॉर्म को लेकर की गई हैं? क्या वो जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर बात की गई है, या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर की गई है, या फिर पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर? साथियों पहले आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से जो है ऑप्शन सी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी को, इसको हम लोग टिक लगाएंगे। कारण क्या है? तो भाई ऐसा है कि जब हम बात कर रिफॉर्म इन इंडियाज ब्यूरोक्रेसी, तो कई बार क्या होता है ना, एक ट्रिक्स आपको बता रहा हूं वर्ड सिमेट्री का। भाई जो चीज ऑलरेडी लिखा है डिस्कशन में, जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड आंसर होगा। और ये सारा जितना भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये डिस्कशन हमने किया, ये सारा सबसे सुटेबल बैठता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडियन ब्यूरोक्रेसी को लेकर। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बताना यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई ऐसा है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द 1947, तो जो पहली बैच थी आईएएस ऑफिसर्स की, तो जब ट्रेनिंग हो रहा था उनका, तो उस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी आईएएस ट्रेनीज को भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि यू ऑल आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, आप सभी भारत के स्टील फ्रेम है। याद रखिएगा। तो सारे ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक स्टील फ्रेम भी कहते हैं। और एक चीज और बता दूं कि देखिए, सिंस 1947 यानी 1947 से अभी तक मैंने इंडिया में, मैंने समझिए 2 बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठी, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग बैठी। और इसका एक ही उद्देश्य था कि जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। साथियों मजे की बात यह है कि सबसे पहली जो कमीशन बैठाई गई थी उसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन द 1966 एंड द चेयरमैन वाज द मोरारजी देसाई। ये जो कमीशन था बेसिकली फॉर्म किया गया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उस दौरान थी इंदिरा गांधी के द्वारा। मैं चाहता हूं इस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि जब ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठा, तो इसकी जो है 1977 में मोरारजी देसाई बिकम द फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। और इसके बाद मजे की बात क्या हुई कि 1977 में के हनुमंथैया बिकम द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। हालांकि जब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो उसमें जो भी रिकमेंडेशंस दिखाई गई थी इस कमेटी के, इस कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको फॉलो नहीं किया। उसी प्रकार समय गुजरने के साथ मेरे प्यारे साथियों, एक और 2005 में 2005 में सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बैठाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बीरप्पा मोइली। एंड इंटरेस्टिंगली आई एम टेलिंग यू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द सेम टाइम वाज मनमोहन सिंह। याद रखेंगे तो 2005 में बैठा था और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और जो भी रिकमेंडेशन इस सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का भी था, उसको लेकर कोई भी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिला। यानी जो भी उसमें रिकमेंडेशंस थी, उसमें से 90 to 95% चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट ही नहीं की गई। तो चलिए, तो एक बात हो गई। अगली क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगली क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन इंडियाज ब्यूरोक्रेसी। कहता है कि भाई द स्पैरो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी थ्रू ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ आईएएस ऑफिसर्स। यानी आईएएस ऑफिसर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी। और वो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी, उसके लिए बेसिकली एक डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया, एंड दैट इज बेसिकली स्पैरो सिस्टम। याद रखिएगा, ये सही स्टेटमेंट है। लेटरल एंट्री एम्स टू ब्रिंग डोमेन एक्सपर्ट्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड एकेडमिया इनटू सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन। ऐसा है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हो ना, तो सबसे पहले आप क्या होते हो कि आप एसडीएम बनते हो, फिर एडीएम बनते हो, फिर डीएम,
ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह बनते रहते हो। अब लेटरल एंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया और लेटरल एंट्री के तहत जो सीनियर पोजीशन है आईएएस ऑफिसर का, वहां पर डायरेक्टली कोई किसी कंपनी का सीईओ या कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है ना, या फिर कोई बहुत ही माने मान लीजिए कि सीनियर प्रोफेसर, वैसे वैसे लोगों को लेटरल एंट्री के तहत आईएएस बनाया जा सकता है। अब ये बड़ा कहना बड़ा अच्छा है कि भाई लेटरल एंट्री के तहत बनाया जा सकता है, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि ये तरीका एक गलत है सरकार का। हालांकि इस पर एक कभी विस्तार से चर्चा होगी कि क्यों सरकार का ये तरीका गलत है और इसकी क्या एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि कुछ एडवांटेज भी है, तभी तो ये सरकार ऐसा कर रही है। तो किसी भी सिक्के का दो पहलू होता है, तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बहरहाल कभी इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सो लेटरल एंट्री जो है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस काम के लिए कर रही है, डोमेन एस्पेक्ट्स को ला रही है, प्राइवेट सेक्टर को एकेडमिया से ला रही है, ताकि और भी बेस्ट तरीके से गवर्नेंस किया जाए। तो ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है। दूसरा है बच्चों की द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिकमेंडेड, मतलब सेकंड ईयर से रिकमेंड करती है कि जो सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर होता है वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर किया जाए। मतलब अगर मान लो मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मेरी खुन्नस है किसी आईएएस अफसर के साथ, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तुझे मैं दूसरी जगह पोस्टिंग कराने वाला हूँ, ट्रांसफर कराने वाला हूँ, और इस चीज़ को सेकंड ईयर से सपोर्ट कर रही है। आपको लग रहा है ऐसा? ये स्टेटमेंट कंप्लीटली इलॉजिकल है और इस तरीके से हमने थर्ड को काट दिया। तो जब हमने थर्ड काटा तो हमारा जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं चाहता हूं इस चीज को आप समझिएगा कि जब मैं स्पैरो की बात कर रहा हूं, याद रखेंगे स्पैरो जो है, अच्छा यहां पर एक चीज कई बच्चों का है कि सर क्या ऐसा हुआ है क्या इंडिया में कि पॉलिटिकली मोटिवेट होकर कई सिविल सर्वेंट्स को ट्रांसफर किया गया। बच्चों में कहना चाहता हूं कि अशोक खेमका का आपने नाम सुना होगा। लगभग अशोक खेमका सर को 54 से ज्यादा बार जो है ट्रांसफर किया गया उनके सर्विस में, है ना। तो चलिए भाई अगली क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्पैरो तो आपको मालूम चल गया, प्रीलिम्स में आ जाए तो समझ जाना स्पैरो क्या है ना। एक ऑनलाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है फॉर सिविल सर्वेंट्स। चलो भाई अगली क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंटर सेशन ऑफ द 18th लोकसभा 2024 ended as one of the least productive sessions in recent parliamentary history. Despite several bills being listed for consideration, one bill was passed by both houses of parliament. कह रहा है कि भाई which of the following bills was passed by the both the Lok Sabha and Rajya Sabha during the winter session of 2024। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को पहले ऑप्शन को देख लीजिए, इसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे, फिर राइट आंसर पे आएंगे। ऑप्शन है रेलवेज अमेंडमेंट बिल 2024, फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2024, फिर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 और फिर है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। तो भाई ऐसा है कि इसका राइट आंसर तो होगा भारतीय वायुयान विधेयक, है ना। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ फोकस किया जाए। आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा सर 18th लोकसभा तो चलो ठीक है सर, लेकिन थोड़ा ये बताइए कि जब हमारा पहला जो लोकसभा था उसकी इलेक्शन कब हुई थी। तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि इंडिया में जो पहली लोकसभा की इलेक्शन हुई थी आजाद भारत की 1951 में हुई थी। सुकुमार सेन वाज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट द टाइम एंड ही फेस्ड द सीवियर चैलेंजेस। उन्होंने बहुत बड़ी चैलेंज फेस किया था इस बात को लेकर कि उस दौरान जो महिलाएं वोट देने आती थी अपना घूंघट ही नहीं उठाती थी, और जब उनसे पूछा जाता था कि घूंघट उठा लीजिए तो महिलाएं कहते थे कि ना हम नहीं उठाएंगे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है, तो महिलाएं कहते थी कि हम हस्बैंड का नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी उम्र घट जाएगी। तो इस प्रकार की सर्कमस्टांसेस चैलेंजेस को बेसिकली सुकुमार सेन ने फेस करके आप समझिए कि इलेक्शन को कंडक्ट कराया था ग्राउंड लेवल पे। आप समझिए तो पहली तो चलिए मान लीजिए फर्स्ट लोकसभा की इलेक्शन इस समय हुई। लेकिन मैं चाहता हूँ एक चीज और समझिए। देखिए ऐसा है कि जब मैं कर रहा हूँ बात पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट का 3 ऑफिस होता है। कितना ऑफिस होता है? 3 ऑफिस। तो भाई एक तो होता है चलो मान लो प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। तो पहले तो एक चीज क्लियर करो कि भाई ऐसा है कि राज्यसभा में 245 लोग हैं, लोकसभा में 543 लोग हैं, यानी 543, और प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा का पार्ट नहीं होता। ये कान खोलकर सुन लो। एक चीज और सुनो, तो भाई ऐसा है कि पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है। एक तो होता है बजट सेशन बीएस, जो कि 1 फरवरी से शुरू होता है, 4 महीना जोड़िए तो फरवरी मार्च अप्रैल मई 30 तक चलता है। इसके बाद जून में रेसेस पीरियड होता है ना। तो जून में रेसेस मतलब इस दौरान पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, इस दौरान प्रेसिडेंट जो है लॉ बनाता है, और प्रेसिडेंट जो लॉ बनाता है इस दौरान उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। याद रखना, ऑर्डिनेंस उसे कहा जाता है, अध्यादेश,
है ना। फिर इसके बाद जो है, अच्छा कई बच्चे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 7th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडिया को 3 कैटेगरी में बांटा गया। यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों बनाएगी। और अगर मान लो दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया लॉ तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, सेंट्रल गवर्नमेंट जीतती है। बहरहाल इसी प्रकार एक और लिस्ट होता है राष्ट्रीय ज्यूरी लिस्ट, यानी अवशिष्ट शक्तियां। ये वो शक्तियां होती हैं जो अभी तक तीनों लिस्ट में नहीं आती हैं, जो फ्यूचर में आ सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर लिस्ट में आने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं इस पर प्रेसिडेंट लॉ बनाता है। बहरहाल पॉइंट पे आइए, तो भाई ऐसा है कि ऑर्डिनेंस जो है रेसेस पीरियड में प्रेसिडेंट जो है जो कानून बनाता है उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अध्यादेश। फिर इसके बाद जुलाई, 1 जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर, है ना, 30 सितंबर तक जो बेसिकली सेशन चलता है इसे बोलते हैं मानसून सेशन। फिर अक्टूबर में लीव होगा, है ना, तो रेसेस होगा। फिर इसके बाद नवंबर दिसंबर में चलेगा, बेसिकली उसको बोलते हैं विंटर सेशन। तो ये जो विंटर सेशन की बात हो रही है ना, उसी विंटर सेशन की बात हो रही है। तो कौन सी बिल थी? तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 याद रखेंगे, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, है ना, ये याद रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो बिल था 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। तो ये चीज याद रखिएगा, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 जो है 129वां बिल था, याद रखेंगे 129वां बिल था, है ना। तो चलो भाई अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन साथियों, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भाई 1 सेकेंड, जो नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भाई भारत की संसद की शक्तियों और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो भाई ऐसा है, पहला स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। ओके, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जब भारत में राष्ट्रीय हम कह सकते हैं आपातकाल लगता है, तो पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। ऑफ कोर्स नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट का पूरा पावर हो जाता है पूरे देश भर में, तो स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट ही बनाएगी, तो ये तो सही है। दूसरा है ये रेसिड्यूरी, ये भी सही है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज ऑन द रेसिड्यूरी लिस्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग अल्टरिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आप कह सकते हैं मूल ढांचे में भी परिवर्तन कर सकती है। ये जो लाइन है ना पूरी तरीके से गलत है, और गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बोला एनी पार्ट। भाई ऐसा है 1973 में 24 अप्रैल को श्री जगत गुरु शंकराचार्य केशवानंदा भारती श्री पडगल गुरु एक केस की सुनवाई हुई थी, है ना। तो ये जो केस की सुनवाई, ये जो केस हुई थी, बेसिकली इन्होंने केस किया था केरला गवर्नमेंट के खिलाफ। इस पर्टिकुलर अभी तक की कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बेंचेज बैठी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक सबसे ज्यादा बेंच इसी ही केस को लेकर बैठाया गया। 13 जजेज की बेंच बैठी थी। उस पूरे जजेज के बेंच में एस एम सिकरी थे, एन रॉय थे, हिदायतुल्लाह थे, एम यू बेग थे, है ना। फिर इसके बाद आप सभी को मालूम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, पीएन भगवती थे, हमारे हंसराज खन्ना थे, ऐसे 13 जजेस थे। तो हंसराज खन्ना ने उस दौरान बोला, इस पूरे केस की सुनवाई हंसराज खन्ना ने की। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि देखो पार्लियामेंट ना अभी क्या है कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर। कॉमन स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट कैन अमेंड, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी ऐसी प्रोविजंस है जो देश के लिए, लोगों के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये और देश के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। और इन प्रोविजन में अगर आपको बदलाव करना है तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को कह रहे हैं हंसराज खन्ना, तभी आप अमेंड कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं, अगर करना भी होगा तो हमसे पूछेंगे, आप ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोल दिया अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं, और अगर आपको करना है तो आप मेरे से पूछो, डू यू थिंक द सुप्रीम कोर्ट अलाउड टू द पार्लियामेंट टू अमेंड इन द provisions which are related to the basic structure of the Indian Constitution? No, never. Remember this particular point. So इस प्रकार अगर हम थर्ड वाले को काट दें तो हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। एंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू मस्ट फोकस कि कभी कभी करेक्ट इनकरेक्ट भी दे दिया जाता है। चलो भाई अगली क्वेश्चन देखते हैं। तो अगली जो क्वेश्चन प्यारे साथियों है ना, अगली क्वेश्चन पे अच्छा मैं यहाँ पर चाहता था कि कुछ आप सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। ऐसा है कि यूनियन लिस्ट में ना लगभग 100 सब्जेक्ट्स आती हैं, है ना। यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट आता है? 100 सब्जेक्ट आता है। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट आता है, याद रखना। और जब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट का उसमें 61 आता है, और इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आती हैं, याद रखना। आर्टिकल 248 में
ये सारे लेजिस्लेटिव पावर की बात की गई है, जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट की बेसिकली चर्चाएं की गई हैं, इतना याद रखिएगा। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। अगली जो हमारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है कि रिसेंटली, हाल ही में, है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। सो रिसेंटली reports suggested that the Supreme Court Collegium may personally interview candidates, है ना, बिफोर, ठीक है, अप्रूविंग देयर एलिवेशन एज द हाई कोर्ट जजेस। मतलब कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट जज या कोई जूनियर जज है, अगर हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें 5 लोग बैठते हैं, एक तो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, एक तो सीजीआई होता है, बाकी जो 4 होते हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। सो इफ आई एम सेइंग द सीनियर मोस्ट जजेज, तो सीनियर मोस्ट जजेज का माने हो गया कि जो एक्सपीरियंस के आधार पर सीनियर है, एज के अनुसार नहीं। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट सजेस्ट की गई कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो सिस्टम है, कॉलेजियम में जो बैठे जजेज हैं, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जूनियर कोर्ट का बंदा अगर हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है, तो उसका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इस सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये इसलिए इंटरव्यू लिया जा रहा है साथियों, ताकि उसके अंदर ये चेक किया जाए कि उसको लीगल नॉलेज है कि नहीं, वो हैंडल कर सकता है कि नहीं जस्टिस सिस्टम या जुडिशियरी सिस्टम को। तो देखते हैं कहाँ पर मैच कर रहा है। इंक्रीज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नो, है ना। एग्जीक्यूटिव का अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अगर रोल इंक्रीज होगा, तो पूरी तरीके से फिर क्या होगा, मैनिपुलेट हो जाएगा जुडिशियरी। ये एनजेएससी का रोल है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का लक्षण है, ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं। और यहाँ पे कॉलेजियम की बात की जा रही है। एंश्योर बेटर असेसमेंट ऑफ ए कैंडिडेट्स टेम्परामेंट, की क्या सोचता है, लीगल एक्यूमेन, उसकी नॉलेज है कि नहीं लीगालिटी में, सुटेबल है कि नहीं इस पोस्ट के लिए। तो ऑफकोर्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखेंगे कि ये रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम विथ एनजेएससी, ये गलत है। रिड्यूस द रिटायरमेंट एज ऑफ जुडिशियरी, ये भी पूरी तरीके से गलत है, इररेलेवेंट स्टेटमेंट है। तो हमारी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। भाई आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेजियम सिस्टम की जो बात है ना, ये कॉलेजियम सिस्टम की बात हमारे देश में 3 बार जो है जजेज केस हुआ, याद रखेंगे 3 बार जजेज केस हुआ। और मैं आप सभी बच्चों को ये समझाना भी चाहता हूँ कि अगर 3 बार जजेज केस हुआ, तो आप सभी याद रखिएगा कि सेकेंड जजेज केस 1993 में, जो सेकेंड जजेज केस हुआ था 1993 में, एट द सेम टाइम पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 1993 की जो सेकेंड जजेज केस थी, तो उस सेकेंड जजेज केस के बाद कॉलेजियम सिस्टम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और इसके बाद कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में बना। भाई अगली जो हमारी क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साथियों क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया। कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, है ना, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत कह रहा है भाई कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कह रहा है। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है हाई कोर्ट जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई, है ना, कॉमा गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। यस, ये भी आर्टिकल 217 में लिखा है, याद रखेंगे। कह रहा द सेकेंड जजेज केस इंटरप्रेटेड 1993 में जो हुआ था, कि कंसल्टेशन का मतलब होगा कि एग्जीक्यूटिव वुड हैव प्राइमेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, यानी जब भी अगर जुडिशियल अपॉइंटमेंट होगा, तो उसमें एग्जीक्यूटिव से बहुत ही ज़्यादा खास तरीके से सलाह मशवरा लिया जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, सुनकर ये स्टेटमेंट एक गलत लग रहा है, थर्ड वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। भाई ऐसा है कि एक चीज़ याद रखिएगा, है ना, मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इसमें ये जो कहा गया है ना कि 1993 में द इंटरप्रेटेड कंसल्टेशन माने लिखा गया था अकरेंस, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वर्ड कंसल्टेशन है, इसका मतलब होता है अकरेंस। अकरेंस मतलब कि ऐसी सलाह जो बाध्य होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। इसका मतलब है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की जजेज की नियुक्ति होगी या सिलेक्शन होगी, तो जो कॉलेजियम है वो कुछ हाई कोर्ट या जो एलिजिबल लोग हैं, अब कौन भाई एलिजिबल होगा, तो ऐसा एक जो है जो हाई कोर्ट का जो जज रह चुका है, या 10 साल तक जो मिनिमम जो है एडवोकेट का प्रैक्टिस कर चुका है, या फिर प्रेसिडेंट के नज़र में कोई एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, प्रतिष्ठित न्यायविद है। तो अगर तीनों में से कोई एक भी अगर कोई पूरा कर ले, अलॉन्ग विद भारत का सिटीजन होना चाहिए, तो उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज के तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब मान लीजिएगा ऐसे 10 लोग हैं, तो 10 को सिलेक्ट करेगी कॉलेजियम, फिर प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी। प्रेसिडेंट को अगर मान लो उसमें से कोई ए नाम का बंदा पसंद आया, अब वो क्या है कि उस ए नाम के बंदे से बेसिकली पूछा जाएगा सीजीआई से
कि बताइए आपकी क्या सलाह है। तो सीजीआई बोलेगा कि नहीं सर ये ठीक है, मैं एक बार कॉलेजियम सिस्टम से पूछ लेता हूँ, और कॉलेजियम में टोटल 5 लोग हैं सीजीआई को इंक्लूड करके, और अगर मेजोरिटी डिसीजन आता है कि नहीं ए नहीं बी को सिलेक्ट किया जाए, तो बी को ही लेकर सीजीआई को बेसिकली बोलना होगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके अपॉइंटमेंट करेगा, और प्रेसिडेंट के ऊपर यह सलाह बाध्य होता है, यानी अकरेंस होता है। तो 1993 में वही बोला गया कि द वर्ड कंसल्टेशन मीन्स अकरेंस, याद रखिएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। सो स्टेटमेंट 1 and 2, 3 तो मैंने काट ही दिया, तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बनाया हुआ और यहां से क्वेश्चन आ सकता है। भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, है ना, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्शन 152 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। कहता भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के धारा 152 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है स्टेटमेंट भाई? कहता है सेक्शन 152 क्रिमिनलाइज एक्ट्स दैट इंसाइट सेसेशन, आर्म्ड रेबेलियन, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज और इंडेंजर द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हड़बड़ाकर क्वेश्चन मत सॉल्व करना, फिर से पढ़ लो क्या लिखा है। धारा 152 उन कार्यों को अपराध मानती है जो अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियों को भड़काते हैं या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। अब इस पहली स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखोगे आपको मालूम चलेगा कि ये सही है। सो आपका जो सेक्शन 152 है बीएनएस 2023 का, उसमें सारी बातें कही गई है। अगला है द टर्म सेडिशन हैज बीन एक्सप्रेसली रिटेन्ड इन द टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 152। यानी धारा 152 के पाठ में राजद्रोह शब्द को स्पष्ट रूप से बनाए रखा गया। भाई ऐसा है, जब भी कोई स्टेटमेंट में प्रेशर दिया जाए ना तो समझ जाया करो कि वो गलत है। यहाँ पर यही गेम हो रहा है। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है प्यारे साथियों। भारतीय न्याय संहिता रिपील्ड सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। यानी भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को निरस्त कर दिया है। क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। ये पूरी तरीके से याद रखें, क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो इंडियन पिनल कोड था उसका नाम बदलकर बेसिकली भारतीय न्याय संहिता 2023 किया गया, और ये बेसिकली 2023 में तो इसका नाम बदला गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया नए नाम के तहत 1 जुलाई 2024 को। याद रखिएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक एक्ट आई थी, चार्टर एक्ट 1833, जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, और इस दौरान भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे विलियम बेंटिक। तो विलियम बेंटिक ने बेसिकली लॉ कमीशन फॉर्म किया था 1834 में, 1834 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द लॉर्ड मैकाले, और उस दौरान 3 और लोग थे, है ना, जो उस दौरान कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास के बेसिकली गवर्नर थे। इन 4 लोगों ने मिलकर अब हमारे इंडियंस के लिए 3 लॉ बनाए थे इन्होंने। एक तो इंडियन पिनल कोड हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, और तीनों को जो है 1859, 1860 और 1861 में लागू किया गया था। मजे की बात है कि यही इंडियन पिनल कोड का नाम अभी बदलकर ये किया गया है, इतना याद रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये समझिए जो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं कि भाई ऐसा है, एक केस हुआ था तेजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या केस का नाम था? तेजिंदर पाल, है ना, तेजिंदर पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना, पाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2024 में। तो उस केस के दौरान ये रिकमेंडेशन किया गया था कि भाई इसका जो है नाम बदला जाए और कुछ इंडियन नेम इसका दिया जाए, याद रखेंगे, है ना, इंडियन नेम इसका दिया जाए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा अगर सेकंड गलत है तो 1 and 3 इज द करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो। तो अगर आप देखोगे तो हमारी जो अगली क्वेश्चन है साथियों, अगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्वेश्चन क्या कहती है हमारी? कहता है कि इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट mere criticism of the government does not amount to sedition unless it incites violence or public disorder। यानी 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार का अगर आलोचना कर रहा है तो इस आधार पर उसे देशद्रोही घोषित या राजद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता, अनटिल और अनलेस जब तक वो वायलेंस न करे। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला कहते हैं इन बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कैजुअल स्लोगन शाउटिंग विदाउट इंसाइटमेंट टू वायलेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेडिशन। यानी बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हिंसा भड़काए बस यूं ही नारे लगाना राजद्रोह नहीं है, राजद्रोह नहीं है।
तो भाई मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये बात सही है ना। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बिटवीन 2015 एंड 2020 मोर देन 500 पीपल वर अरेस्टेड अंडर सेक्शन 124A IPC while only 12% वर कन्विक्टेड इन 7 केसेस, है ना। 2015 और 2020 के बीच आईपीसी की धारा 124A के तहत 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7 मामलों में सिर्फ 12 लोगों को दोषी ठहराया गया। अब सवाल खड़ा होता है क्या है तीनों स्टेटमेंट सही, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है, या इसमें से मान लीजिए कि कुछ ही सही। तो भाई ऐसा है कि अगर इस पूरे स्टेटमेंट को देखोगे तीनों ही स्टेटमेंट सही। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी होती तो आपको मालूम होता तीनों ही स्टेटमेंट साथियों सही है, इतना याद रखेंगे, तीनों ही स्टेटमेंट सही है ना। तो चलो भाई अगली क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगली क्वेश्चन है, रिसेंटली concerns were raised by the Chief Minister of Andhra Pradesh and Tamil Nadu regarding the proposed delimitation exercise after 2026। भाई ऐसा है कि मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, के जरिए जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया था 2000 तक। और 2001 में बेसिकली जब सेंसस हुआ तो हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होता है। तो जब 2001 में जब सेंसस हुआ तो उस दौरान आप जानकर हैरान हो जाओगे कि मजे की बात ये हुई कि उस दौरान आप समझिए कि मैंने जो है 2001 के सेंसस के बाद जो है उसी दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वाजपेयी ने फिर से आप समझिए कि इस दौरान अपना डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया और एक तरीके से फिर से डिलिमिटेशन कमीशन को 2026 तक क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने का मतलब है कि 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठाई जाएगी, परिसीमन आयोग नहीं बैठाई जाएगी। और देखिए इस साल अभी 2026 है, तो इस साल संभावना है, अभी देखिए सेंसस हो रहा था और इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनने के जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फॉर्म हो सकता है, क्योंकि 2026 तक आपका फ्रीज था और फ्रीज अब जो है हटने वाला है। तो इस साल संभावना है कि डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि सर ये डिलिमिटेशन कमीशन है क्या। बच्चों याद रखना कि अगर मान लो कि एक एरिया है और इस एरिया में जो है आमतौर पर 20 लाख पर एक MP होता है, तो मान लो इस एरिया में 20 लाख लोग रह रहे हैं, है ना, 1971 के सेंसस के अनुसार या 2001 के सेंसस के अनुसार, तो एक MP होना चाहिए। अब मान लो 2026 में सेंसस हुआ और एक क्लियर हुआ कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर अब जो है बढ़कर लोग हो गए हैं 40 लाख, तो ऐसी स्थिति में 2 MP की जरूरत होगी। तो ये जो है पॉलिटिकल बाउंड्री क्रिएट किया जाएगा, लैंड बाउंड्री नहीं, पॉलिटिकल बाउंड्री के इतने वाले एरिया को एक MP संभालेगा, इतने वाले एरिया को एक MP। तो इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अब 2 MP जो है बेसिकली लीड करने वाले, यानी 2 MP क्या करेंगे, 2 MP बेसिकली जो है अपना 2 MP क्या करेगा सब, तो 2 MP यहाँ से खड़ा होगा। फिर ये क्यों हो रहा भाई, डिलिमिटेशन कमीशन के कारण, इतना याद रखिएगा, किसके कारण हो रहा है, डिलिमिटेशन कमीशन। तो भाई ये तो हमने चलो बैठा दिया। और ऐसा है कि अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली 4 बार बैठाया गया है। एक तो 1952, 1962, 1972 और इसके बाद 2002, इतना याद रखना। चलो तो इस साल संभावना है कि 2026 में भी ये बैठेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना याद रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जो तमिलनाडु के जो CM, माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो CM है वो डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर बड़ी चिंतित है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे हमें पकड़ना है पहला कि क्या वो अपना स्टेटस लैंग्विस्टिक स्टेट का खो सकते हैं, जो उनको तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य का दर्जा मिला, क्या वो खो सकते हैं। नहीं भाई, डिलिमिटेशन कमीशन बैठाने ना बैठाने से इसका कोई लेना देना है नहीं, लैंग्विस्टिक स्टेट होने या ना होने का, तो ये तो इरेलेवेंट हो गया। दूसरा, फेस रिडक्शन इन द पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, लॉस रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पूरी तरीके से गलत है। बी मर्ज्ड विद द नेबरिंग स्टेट्स, रॉन्ग। तो भाई जो सबसे बेस्ट लग रहा है बी लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि साउथ में क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं हुआ है, और अगर सेंसस हुआ है तो साउथ में एक क्षेत्र से अगर एक MP आता था तो अभी भी एक ही MP आएगा, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है पिछले 25 साल में। तो ऑफकोर्स अगर एक एरिया से एक MP हुआ करता था आज के 25 साल पहले, तो अब कितने हो जाएंगे MP, लगभग 2 MP हो जाएंगे, इतना याद रखेंगे, तो लगभग 2 MP हो जाएंगे, है ना। तो चलो भाई ये तो क्लियर हुआ हमारा। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि इस स्थिति में साउथ इंडिया का जो है रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम हो सकता है, यही इनको डर है। अगली क्वेश्चन है और लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि which of the following constitutional amendments extended the freeze on the readjustment of the Lok Sabha seats for another 25 years up to 2026। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा ना
इतना याद रखना, अभी मैंने तुरंत बोला 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। कौन सा होगा प्यारे साथियों? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। कौन सा होगा? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। याद रखना। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आप सभी को कि इतना याद रखिएगा कि डिलिमिटेशन कमीशन का मेन उद्देश्य होता है कि भाई किसी क्षेत्र में अगर अगर पॉपुलेशन बढ़ा है तो उस पॉपुलेशन के अनुसार एमपी का रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। ये बेसिकली गोल होता है। तो आज की जो सेशन है इसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस किया है। कल की जो हमारी लेक्चर होगी उसमें हम लोग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को। और यकीन मानिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप लास्ट तक देखते रहिए। मैं यकीन दिला रहा हूँ, चूंकि मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है, आप यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ वहाँ से बेसिकली क्वेश्चन टकराता है। ये तारीफ नहीं है, ये आपके यूट्यूब पे प्रमाण उपलब्ध है। आप जिस दिन एग्जाम हुआ है उसके मैंने कई महीने पहले पढ़ाया है, वो सारा डेट होता है, आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो कि सर ने पढ़ाया था, सर ने बोला था कि इस पर फोकस करना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया है। तो बस यही है कि अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, आप खुद सर्च कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते कल एक नए लेक्चर के साथ पूरी जोश और होश में। धन्यवाद।